एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का छोटी उम्र से ही सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना देता है। हर घर, हर गाड़ी, हर पार्टी के अंदर सिर्फ उसके ही गाने बज रहे थे। पूरी दुनिया उसकी फैन थी और वो इंसान था माइकल जैक्सन। लेकिन इसी दुनिया ने माइकल जैक्सन पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। और देखते ही देखते उससे उसका सब छिनता चला गया। और जिसने सबका भला करने की कोशिश करी, आखिर में उसको ही मार दिया जाता। लेकिन माइकल जैक्सन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहा। Magic. So hello guys and welcome back to my new video. 29 अगस्त 1958 गैरी, इंडियाना, यूएसए में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक लड़के का जन्म होता है, माइकल जोसेफ जैक्सन। 9 भाई बहनों में से एक भाई जो सबसे छोटा पर सबसे अलग और सबसे स्पेशल था। माइकल जैक्सन के फादर जोसेफ जैक्सन एक स्टील मिल वर्कर थे। उनका हमेशा से सपना था कि उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बने, इसीलिए वो उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डिसिप्लिन रहते थे। इनफैक्ट माइकल जैक्सन ने अपने कई इंटरव्यूज में भी बताया कि उन्होंने 5 साल की उम्र से ही स्टेज पर परफॉर्म करना और गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके फादर इतने स्ट्रिक्ट थे। वो उन सबको सिर्फ प्रैक्टिस में लगाए रखते थे। कोई क्रिसमस नहीं, कोई पार्टीज नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, लाइफ का कोई भी मजा उनको नहीं लेने देते थे। माइकल जैक्सन बचपन से ही एक बहुत ही तगड़ा परफॉर्मर था। इनफैक्ट हर किसी को उसके परफॉर्मेंसेस और उसके डांस स्टेप्स बहुत यूनिक और बहुत कूल लगते थे। एंड इसी वजह से लोगों ने उसे बहुत छोटी उम्र से ही पसंद करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ जैक्सन 5, माइकल जैक्सन एंड उसके भाइयों का एक बैंड। एंड ये ही उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसका नाम था मोटाउन रिकॉर्ड्स। इस कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे गाने बनाए एंड वो गाने पूरी दुनिया में छा गए, जैसे कि ABC, I Want You Back and I'll Be There। ये सारे गाने बिलबोर्ड्स में धूम मचा रहे थे। पूरी दुनिया इन गानों को बहुत प्यार दे रही थी। लेकिन उसी तरफ माइकल जैक्सन के लिए ये पूरा बैंड एक जेल बन चुका था, क्योंकि उसके फादर जोसेफ जैक्सन उसको क्रिएटिव नहीं होने दे रहे थे एंड उसको नए एक्सपेरिमेंट्स अपने गानों के अंदर नहीं करने दे रहे थे। वो चाहते थे कि जिस तरीके से सब चल रहा है चलता रहे, ताकि कुछ भी खराब ना हो। लेकिन माइकल जैक्सन के लिए सब कुछ नया था और वो बहुत कुछ और करना चाहता था। वो और एक्सपेरिमेंट्स एंड और ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहता था। 1970s में माइकल ने डिसाइड कर लिया कि अब से वो एज अ सोलो आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा और अपनी क्रिएटिविटी से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करेगा। एंड 1982 में फाइनली उसने एक एल्बम निकाली जिसका नाम था द थ्रिलर। ये एल्बम पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर एल्बम एंड मोस्ट सेलिंग एल्बम बन गई। 70+ मिलियन कॉपीज बिकी इस एल्बम की वर्ल्ड वाइड। ये ह्यूमन काइंड में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी जो माइकल जैक्सन ने सिर्फ और सिर्फ अकेले और अपने बलबूते पर अचीव करी थी। उसने सबको प्रूव कर दिया कि वो कितना क्रिएटिव और कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। एंड 1983 में उसने मोटाउन परफॉर्मेंस में एक बिली जीन नाम के गाने पे परफॉर्मेंस भी करी। एंड इस परफॉर्मेंस के अंदर उसने पूरे वर्ल्ड को एक नया डांस स्टेप दे दिया जिसका नाम था मून वॉक। हालांकि उसी परफॉर्मेंस के अंदर माइकल ने एक गलती भी करी थी, लेकिन अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स के साथ उसने किसी को भी पता नहीं लगने दिया उस गलती का। माइकल जैक्सन उस जमाने में भी अपने टाइम से 10 गुना आगे चलता था। वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स का यूज करता था जिसका किसी को पता ही नहीं था। वो बीट बॉक्स का यूज करता था म्यूजिक बनाने के लिए। जो ट्यून उसके माइंड में है उसे बीट बॉक्स के थ्रू एग्जीक्यूट करके म्यूजिक कंपोजर्स को समझाता था। जिस टेक्निक का लोगों को नाम ही नहीं पता था, उस चीज का वो यूज करके म्यूजिक क्रिएट कर रहा था। वो म्यूजिक के लिए इतना क्रेजी था कि कभी कभार वो अपनी पूरी टीम को सुबह के 3-4 बजे ही शूट या रिकॉर्ड करने के लिए बुला देता था। रीजन इज उसके माइंड में अगर कोई नया आइडिया तो वो नहीं चाहता था कि वो आइडिया किसी और के माइंड में भी आ जाए, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उसे रिकॉर्ड कर लेता था। और यार अगर उसके म्यूजिक की इतनी बात की है तो उसके डांस को कैसे भूल सकते हैं। वो अपने डांस को परफेक्ट बनाने के लिए हर एक स्टेप को 100 से भी ज्यादा बार प्रैक्टिस करता था।
जब तक वो स्टेप उसकी रगों में नहीं बस जाता था तब तक सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 1980 से लेकर 1990s तक माइकल जैक्सन एक फेमस पर्सनालिटी बन चुका था। वो अब एक नाम नहीं रह गया था, बस वो एक ब्रांड बन चुका था। हर किसी को माइकल जैक्सन से मिलना था, हर कोई माइकल जैक्सन को प्यार करने लगा था। हर ब्रांड सिर्फ माइकल जैक्सन को मांग रहा था। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस वक्त 5 बिलियन थी, लेकिन माइकल जैक्सन की फैन पॉपुलेशन थी 4.8 बिलियन। यानी कि 90% से भी ज़्यादा वर्ल्ड बिना किसी एडवर्टीजमेंट, बिना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उसे जानता था, उससे प्यार करता था और उसे एडमायर भी करता था। एंड ऐसे ही टाइम पे MTV के साथ उसने कई सारे रेशियल बैरियर्स भी ब्रेक कर दिए एंड कई सारे ब्लैक आर्टिस्ट के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी। एंड इसी दौरान में उसने कई सारी नई एल्बम्स भी निकाली, जैसे कि बैड एंड डेंजरस, जिन्होंने अगेन रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए एंड सारे कॉन्सर्ट्स माइकल जैक्सन के सोल्ड आउट होने लगे। हर जगह सिर्फ माइकल जैक्सन के ही चर्चे थे। माइकल जैक्सन एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी था और इवन आज तक है। पूरी दुनिया के पास माइकल जैक्सन था, लेकिन माइकल जैक्सन के पास कोई नहीं। एक्चुअली में माइकल पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला था एंड उसको हमेशा एक ही बात परेशान करती थी, वो ये कि he had no childhood. My childhood was completely taken away from me. There was no Christmas, there was no birthdays. It was not a normal childhood. No normal pleasures of childhood. Those were exchanged for hard work, struggle and pain. उसका बचपन उससे छीन लिया गया था और इसी चीज को पूरा करने के लिए माइकल ने नेवरलैंड रैंच बनवाया, एक घर जिसके अंदर सारे खिलौने, वो हर चीज थी जो एक बच्चे का ख्वाब होती है, ताकि वो अपना बचपन जी सके। वहाँ पे कई सारे बच्चे उसके साथ टाइम स्पेंड भी करने आते थे, विजिट करते थे, ताकि वो माइकल जैक्सन के साथ रह सके। और माइकल जैक्सन भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। माइकल जैक्सन को एक सिवियर स्किन डिजीज भी थी, विटिलिगो नाम की, जिसके अंदर बॉडी का जो स्किन कलर है वो चेंज होने लगता है और वाइट पैचेस क्रिएट होने लगते हैं। लेकिन यार लोगों ने र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दिए एंड इतना क्रिटिसाइज करा माइकल की बीमारी को भी। उसी दौरान में माइकल ने एक पेप्सी की ऐड करी, जिसके सेट पर आग लगने की वजह से माइकल के हेड पर बहुत सीवियर बर्न्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली माइकल को प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है। एंड पूरी दुनिया अब उसे क्रिटिसाइज कर रही थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि माइकल जैक्सन को ब्लैक कलर नहीं पसंद था, इसीलिए उसने अपने आप को व्हाइट में टर्न कर लिया। Is your skin lighter because you don't like being black? This is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. एंड इतने र्यूमर्स फैलने की वजह से माइकल का अब इंप्रेशन गिरने लगा था। हर किसी को इस झूठ पर यकीन होने लगा था। देन 1993 से लेकर 2005 तक माइकल ने कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज ही फेस की। उसके ऊपर कई सारे चाइल्ड अब्यूज के एलिगेशंस लग चुके थे। सोचो यार, जो इंसान कल तक पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल था, इंस्पिरेशन था, वो आज अचानक से एक चाइल्ड अब्यूजर और एक घटिया इंसान बनकर रह गया था। 2005 में फाइनली कोर्ट ने उसे नॉट गिल्टी प्रूफ कर दिया, लेकिन यार तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मीडिया ने माइकल का पूरा इंप्रेशन तोड़ दिया था, जिसकी वजह से माइकल को काम मिलना तक बंद हो गया था। इनफैक्ट माइकल अब डिप्रेशन में आ चुका था और सिवियर मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हो चुका था। माइकल जैक्सन सिर्फ सिंगर या परफॉर्मर नहीं था, वो एक ह्यूमैनिटेरियन भी था। उसने अपनी पूरी लाइफ में 39 से भी ज्यादा चैरिटीज करी थी, जिसकी वजह से उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था फॉर मोस्ट चैरिटीज एवर डन बाय अ सिंगल पर्सन। जब वो इंडिया आया था तो जो उसके कॉन्सर्ट की पूरी फीस थी, उसने 1 रुपया भी उसमें चार्ज नहीं करा। इनफैक्ट जो कॉन्सर्ट की सारी कमाई हुई थी वो सब दान कर दी, ताकि जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनका कुछ फ्यूचर बन सके। एंड उसके कॉन्सर्ट से इंडिया के अंदर उस टाइम पे 2.7 लाख जॉब्स क्रिएट हुई थी। यार माइकल जैक्सन सिर्फ पूरी दुनिया में प्यार फैलाना चाहता था, क्योंकि वो अकेलेपन का मतलब समझता था। वो हर बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। वो उन सब बच्चों के लिए सोचता था जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, इसीलिए वो कई सारी चैरिटीज और ज्यादातर बच्चों के लिए ही करता था। लेकिन दुनिया उसे बस एक चाइल्ड अब्यूजर समझती है। इतने सालों से काम न करने की वजह से और लीगल फाइट्स की हैवी फीस पे कर करके माइकल जैक्सन फाइनेंशियली वीक हो चुका था एंड उसकी बॉडी फिजिकली और मेंटली वीक हो चुकी थी हैवी मेडिकेशन की वजह से। लेकिन इस सब के बावजूद पूरी दुनिया उसके कमबैक का वेट कर रही थी एंड इस वजह से माइकल जैक्सन अब और स्ट्रेस में था एंड उसको नींद आना तक बंद हो चुकी। लेकिन 2009 में वो अपने फाइनल कमबैक की तैयारी करता है एंड उसको नाम देता है दिस इज इट कॉन्सर्ट। टोटल 50 शोज को वो स्केड्यूल कर देता है लंदन के अंदर एंड इसको अपना फाइनल कमबैक कहता है। लेकिन यार उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही। हैवी मेडिकेशन की वजह से और नींद ना आने की वजह से उसकी बॉडी वीक हो चुकी थी। वो पूरी कोशिश कर तो रहा था पुराना माइकल बनने की, लेकिन वो चाह कर भी अब वो चीज़ वापस नहीं ला पा रहा। 25 जून 2009 वो रात जब माइकल का मर्डर हो गया। King of Pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away yesterday. Jackson appeared to have suffered from cardiac arrest. He was 50 years old.
माइकल अपने बेड पर बेहोश मिला था और जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उसे एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन की ओवरडोज हुई है। लेकिन यार ये जब बात बाहर आई तो पूरी दुनिया सुन हो चुकी थी। हर कोई हर जगह अफसोस मना रहा था। वर्ल्ड ने एक लेजेंड खो दिया था। लेकिन यार ये सब करा किसने? माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर ने, कॉनराड मरी। हालांकि कोर्ट ने कॉनराड को गिल्टी घोषित तो कर दिया, लेकिन इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर में, यानी कि कॉनराड की नेग्लिजेंस थी, उसने मर्डर नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी रात ये नेग्लिजेंस क्यों हुई? कॉनराड बहुत पुराने टाइम से माइकल को जानता था, तो उसी रात ये नेग्लिजेंस क्यों करी? माइकल को रोका क्यों नहीं? रीजन इज कॉनराड ने ये बोला कि माइकल को उस रात नींद नहीं आ रही थी रोज की तरह, लेकिन ऑलरेडी डोज देने के बाद भी वो सो नहीं पा रहा था एंड अगले दिन उसका जल्दी उठना जरूरी था, इसीलिए उसको ओवरडोज देनी पड़ी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ओवरडोज देना इतना जरूरी था? ये सवालों के जवाब तो यार शायद अब हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन माइकल जैक्सन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। जब तक धरती है, जब तक इंसान है, तब तक माइकल जैक्सन के गाने सुने जाएंगे और उसे याद भी रखा जाएगा। देखो, माइकल जैक्सन की लाइफ से ना काफ़ी कुछ सीखने वाली चीज़ें भी हैं। सबसे मेन चीज़ तो यार यही है कि इतना क्रिटिसिज्म और इतना हेट मिलने के बाद भी वो इंसान पूरी दुनिया के लिए अच्छी चीज़ें करता रहा, किसी का बुरा नहीं सोचा। अपनी चैरिटी से कितने बच्चों की जान बचाई, कितने लोगों का फ्यूचर बनाया, अपने गानों से पूरे वर्ल्ड को यूनिटी में लेकर आया। यार ये चीज़ें हमें यही सिखाती हैं कि चाहे तुम्हारे साथ कोई कितना भी कुछ बुरा करे, लेकिन तुम्हारे को किसी और के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब बुरा होता है तो कैसा लगता है। ऐसे ही माइकल जैक्सन को भी पता था कि अकेलापन होता है तो कैसा लगता है, इसीलिए वो पूरी दुनिया को सिर्फ प्यार देना चाहता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। So yeah, this was my video. If you like this video, do hit the like button, subscribe the channel and press the bell icon for more upcoming videos.